बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी कि इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है। साथ में इंटरेस्ट की टाइप्स में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टडी किया था कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, और उसको हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा अब फार्मूलाज की तरफ। मीन्स दैट कि अगर मेरे सामने सेम ऐसी सिचुएशन रखी जाती कि 100,000 रुपीज हम लोगों ने लोन के तौर पर लिया एट अ रेट ऑफ 10%, और मुझसे कहा जाता है कि बताएं अगर ये मैं 10 साल के बाद वापस करूं तो 10 साल के बाद मैं कितनी अमाउंट वापस करूं, या 10 साल के बाद मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। अगर यहाँ पे कह देते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली है, तो बताओ 10 साल के बाद मैं फ्यूचर वैल्यू क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट की अमाउंट क्या पे करूंगा। तो अगर मैं इस मेथड के मुताबिक गया ना, जैसे आपको शो हो रही हैं, तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और कभी कभी लोन हमारे पास इन इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकते हैं, और वो फॉर 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स पे भी जा सकता है। तो फिर तो एक दिन में मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। तो अब हम लोगों ने ये जो बेसिक नॉलेज था उसको इस तरह से गेन करना था। और अब चलेंगे हम लोग फार्मूलाज की तरफ। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट में जो फार्मूलाज हम लोग यूज किया करते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट के, नंबर ऑफ फार्मूलाज बहुत कम है इनके। लेकिन जो अमाउंट हम लोगों ने यूज करनी है, कैलकुलेट करनी है, उनके लिए फॉर्मूला सबसे पहली जो कैलकुलेशन की जाती है वो हमारे पास आती है इंटरेस्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि बेटा आपने 100,000 रुपीज का लोन लिया, एट द एंड ऑफ द ईयर आप पे कर रही हैं 130,000 रुपीज, तो आप लोग इंटरेस्ट कितना पे कर रही हैं? 30,000 रुपीज का आप जस्ट इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रही हैं। यहां पर आपको एक सिंपल फार्मूला वैसे पता चल चुका था कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर माइनस प्रेजेंट। लेकिन आज हम लोग जाकर एक और फार्मूला जाके देखेंगे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों ने इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट अमाउंट and small I stands for interest rate. कैपिटल आई इज इक्वल टू, अब देखें इंटरेस्ट को जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज हो रही थी? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट बन जाता है, और फार्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू पी आर टी। बस आप लोगों ने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। ये देखें, जैसे ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हमें पता चला कि 30,000 इंटरेस्ट की अमाउंट है। लेकिन एक हैवी सी कैलकुलेशन के बाद अब हमारे पास वो 30,000 विद इन वन क्लिक हमारे पास आ जाएगा। किस तरह से? देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या थी? 100,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? मल्टीप्लाइड बाय कितने अरसे के लिए? बताए जरा ये अपने कैलकुलेटर को। तो ये देखें, ये 30,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, आप लोगों ने प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन कर देना है। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? तो इंटरेस्ट की अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? आई इज इक्वल टू पी आर टी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि भाई हम लोग फ्यूचर वैल्यू कितनी पे करेंगे, तो आप लोग मुझे क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला हुआ करता है वो होता है, उसको डिनोट किया जाता है एस से, कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आप मुझे क्या बताएंगे कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? मेरे ख्याल से तो भाई आप कहेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेंगे प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट भी वापस करेंगे, तो ये दोनों मिलाकर हमारी फ्यूचर वैल्यू बन जानी है, अमाउंट पेएबल बन जानी है। क्या ऐसा नहीं है? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 100,000। और हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ रही है? तो फ्यूचर वैल्यू कितनी पे करूं? पहला मेथड यही है कि आप लोगों ने जाकर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी।
ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये कोई नया फार्मूला नहीं लेकर आया भाई, प्रीवियस लेक्चर में आपने ही तो मुझे कहा था कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर माइनस प्रेजेंट। तो फिर आज मैंने क्या किया, मैंने इसकी जस्ट रिस्ट्रक्चरिंग की है कि मैंने एस को इधर ही रहने दिया, और ये माइनस पी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस पी, तो आई के साथ ऐड हो जाएगा, तो पी प्लस आई इज इक्वल टू एस। गॉट इट। तो मैंने इसी इंटरेस्ट के फार्मूले से ही फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अपने पास डिटरमिन कर लिया। कोई इशू इसमें? अच्छा, इसी से अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करना हो तो मुझे डुअल स्टेप करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इंटरेस्ट की अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करूंगा तो फ्यूचर की वैल्यू मिलेगी। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? तो अगर वो मुझसे पूछी फ्यूचर की वैल्यू रहा है, क्या उसने मुझसे इंटरेस्ट की अमाउंट पूछी, तो मैं क्यों बताऊं? तो हम लोग डायरेक्ट फ्यूचर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहां पर देखें, बेसिकली फार्मूला यही यूज होता है, लेकिन हम इसमें ना सिर्फ थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं इस फार्मूले की। मुझे बताएं, ये आई फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया होगा? पीआरटी। तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं कि भाई मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पी आर टी? किसी को एतराज हो बोले? अच्छा, अब देखो बेटा, दोनों में पी पी, क्या ये डिफरेंट अमाउंट होंगी? प्रिंसिपल अमाउंट सेम होगी, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको कॉमन लिया तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, जहां से पी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो आंसर क्या बनेगा? 1 + RT। ये वो फार्मूला है जो आपने यूज करना है फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट वन इज I is equal to PRT, and the second one is S is equal to P into 1 + RT। अब यहां पे देखें, आपने ऊपर वाली एग्जांपल में कहा कि आप लोगों के पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो 130,000 है, ऐसे ही है ना? लेकिन उसके लिए देखें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी 130,000 फाइंड करने के लिए, जस्ट फॉर 3 इयर्स। लेकिन आज आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली यहां पर देखें, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 100,000 इंटू 1 + R की वैल्यू 10% मल्टीप्लाइड बाय T की वैल्यू 3 इयर्स। जैसे ही आपने अपने कैलकुलेटर को बताया तो देखिए आपके पास आंसर आ गया 130,000, और आपको फ्यूचर वैल्यू, अब चाहे 3 क्या 30 साल पूछ ले, विद इन 1 क्लिक आप उसे बताएंगे कि भाई ये आंसर है। ऑलराइट, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं बेटा, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रूट्स पता होने चाहिए। अब देखिए, इंटरेस्ट की अमाउंट पहले फाइंड की तो इंटरेस्ट की मदद से फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे, प्रिंसिपल में जाके ऐड कर दी। अगर इनके फ्यूचर और इंटरेस्ट दोनों एक साथ पूछ लें तो जो फार्मूला इजी लग रहा है उसी के मुताबिक चले जाओ। इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई किया, इंटरेस्ट बता दिया, वही इंटरेस्ट प्रेजेंट में ऐड किया तो फ्यूचर की वैल्यू आ गई। बेटा अगर फ्यूचर वैल्यू अब आपके पास आ गई और इंटरेस्ट पूछ रहा है तो फ्यूचर में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? तो वो 30,000 आपके पास आ जाएगा। ये दो फार्मूलाज हैं सिंपल इंटरेस्ट के जो हर जगह यूज होने हैं। बस डिपेंड करता है इंटरेस्ट पूछ रहा है या फ्यूचर वैल्यू, डिपेंड करता है इंटरेस्ट की अमाउंट बता रहा है या फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट बता रहा है, तो उसके मुताबिक हम लोग फार्मूला चूज कर लेंगे। लेकिन अगर इन फार्मूलाज पे गौर करो ना, हर फार्मूले में 4 चीजें यूज हो रही हैं। सपोज अगर पहले फार्मूले की बात करें, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन, बेटा चारों में से कोई सी 3 चीजें बताएगा, फोर्थ वन मिसिंग। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि बेटा आई की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है पीआरटी, पी की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है आई डिवाइडेड बाय आरटी, आर की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है आई डिवाइडेड बाय पीटी, पी की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है आई डिवाइडेड बाय पी आर। नहीं करना। ओके, फार्मूला एक ही याद रखो, जो चीज मिसिंग है कैलकुलेटर में एक्सपुट करना, और जो चीजें गिवन है उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना। गॉट इट? आपके पास मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे इंटरेस्ट की अमाउंट भी पूछ सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है इंटरेस्ट की अमाउंट खुद बता दे, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और टाइम ड्यूरेशन, इन तीनों में से कोई सी एक चीज मिस करते हैं, वहां पर आपने एक्सपोर्ट कर देना। गॉट इट? आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सेम केस विद फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला भी देखो ना, तो इधर भी चार चीजें हैं। क्या? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन एंड फ्यूचर वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू पूछेगा तो लाजिम बात है मैं यही फार्मूला अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर फ्यूचर वैल्यू देकर प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है, टाइम पूछना चाह रहा है, मैं फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं जो चीज मिसिंग है वहां पर कैलकुलेटर में एक्सपुट कर दूंगा, मुझे मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। कोई इशू? बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? सिर्फ दो फार्मूलाज में आपका सिंपल इंटरेस्ट सारा खत्म हो जाता है। अब बाकी सारी की सारी हमारी प्रैक्टिस होनी है। बाकी आपको फार्मूलाज वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला सिर्फ ये दो याद रखने जो मैंने लिखे हुए हैं। आपको इनकी डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है, और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये डेरिवेशन की है। अगर मैं वैसे ही चले आपसे पूछ लूं कि भाई अगर प्रिंसिपल अमाउंट वो दे दे, अक्सर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बता दे, तो फिर तो फ्यूचर वैल्यू भी पूछ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, टाइम ड्यूरेशन भी पूछ सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्यूचर वैल्यू दे दे और प्रिंसिपल पूछ ले, आपने कैलकुलेटर में पी की जगह पे एक्सपुट कर देना। लेकिन अगर इसको रिस्ट्रक्चर करना भी चाहें तो नया फार्मूला आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट का क्या बन जाएगा? हम लोग सिंपली इस फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले को जब रिस्ट्रक्चर करते हैं तो ये हमारे पास P इज इक्वल टू, ये फैक्टर P के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो S के साथ जाकर इसने डिवाइड हो जाना है, 1 प्लस RT। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब ये मैथमेटिकल रूल है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर और वाइस वर्सा, तो आपके पास पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको एस को डिवाइड करें इंस्पेक्टर के साथ, आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एस इन टू 1 प्लस RT रेज टू पावर -1। ये थर्ड फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में जो कि आप लोगों ने याद रखना है। क्या ये सब बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अगर इस फार्मूले को देखो ना, तो सिंपली एस को पी से रिप्लेस कर रहे हो, पी को एस से रिप्लेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है, फैक्टर एज इट इज है। सिर्फ फर्क क्या है, देखिए फ्यूचर में जाना है तो पावर पॉजिटिव, और पास्ट में जाना है तो पावर नेगेटिव, सिर्फ इतना सा फर्क है। क्या अगर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर में जा रहे हो तो पॉजिटिव रहो, और अगर फ्यूचर में पहुंचकर, मतलब फ्यूचर की वैल्यू है पड़ी और उसको वापसी लेकर आना है तो रिवर्स आओगे तो पावर नेगेटिव कर दो, बस इतनी सी बात है। तो आपको ये बात समझ आ गई? अब जब हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे ना, तो हम लोग सेम इन्हीं तीन फार्मूला में से कोई ना कोई एक फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर अगर आप लोग देखें कि अगर सेम सिचुएशन में मैं आप लोगों से ये बता देता कि बेटा मैंने एक अमाउंट लोन के तौर पर ली आज से 3 साल पहले एट अ रेट ऑफ 10%, तो आज मैं उसको जब रीपे करने गया तो मैंने 1,30,000 रुपए जमा करवाए, तो बताओ मैंने लोन कितना लिया था। तो अब ये है इसकी एप्लीकेशन कि आप लोगों ने आना है, अब देखिए लोन कितना लिया तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू होती है, कितना पे किया ये फ्यूचर वैल्यू है। तो आपने यहां पे लिख देना था 130,000 इंटू 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगर आप इस तरह कर देंगे ना तो इस 130 को मजीद 3 साल आगे लेके चला जाएगा। ये हमने तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है, तो पावर -1। तो जैसे ही आप ये करोगे आपके पास लोन की अमाउंट आ जाएगी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे प्रैक्टिस करते हुए। क्लियर? लेकिन आपने इस फार्मूले के इस्तेमाल कम से कम करना है, आपने सेकंड फार्मूला ही यूज करना है। एस को उसकी वैल्यू से रिप्लेस करो, पी की जगह पे एक्स पुट कर दो, फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू करोगे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 100,000 आ जाएगी। ऑलराइट, अब हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज। आई होप कि आप सब बच्चों को क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, मैक्सिमम हमने 3 फार्मूला के लिए बात कर लेते हैं। हमने 3 फार्मूला डिस्कस किए, कौन कौन से? इंटरेस्ट की अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। यही तीनों की कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में।
कि यही तीनों चीजें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करनी हो तो उनके फार्मूलाज क्या बनेंगे। जैसा कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले की। कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला मुझे बता सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। अब देखिए यहां तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी मैंने सेम सेम लिखा, बस यहीं पे आगे थोड़ा सा चेंज है कि अगर टाइम रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट, टाइम रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट, और अगर टाइम इस फैक्टर की पावर में चला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट। बस इतना सा फर्क है। गॉट इट? अगर ये टाइम रेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, और अगर ये टाइम उस फैक्टर की पावर में चला जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। अब ये देखें, आपको पता है आपने अभी कैलकुलेट की हुई है फ्यूचर वैल्यू। अब अगर यहां पर एग्जांपल के तौर पे हम लिखें 100,000 इंटू 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड रेज टू पावर 3, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है? तो क्या आप लोगों ने यही वैल्यू नहीं फाइंड की थी? ये देखें 133 100। ऑल राइट, तो ये देखिए बस इतना सा डिफरेंस है कि आप लोगों ये प्रिंसिपल अमाउंट 100,000 इंटू 1 प्लस 10%। अब ये देखें अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट, रेट को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं तो सिंपल है, और अगर आप लोग इसको पावर में 3 कर देते हैं तो कंपाउंड। बात क्लियर हो गई? अच्छा, यही एक फार्मूला था जो आपके सीखने वाला था। अब कैसे बना आपके जानने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस फार्मूले को इतना याद रखना है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फिर प्रिंसिपल अमाउंट का क्या फार्मूला होगा? वैसे तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पी की जगह पे एक्सपुट कर देना है, लेकिन अगर हम लोग फार्मूले की डिस्कशन कर भी लें तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट का क्या फार्मूला हमारे पास बन जाएगा? एस डिवाइडेड बाय, हाँ जी, क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई इशू? मैंने एस को डिवाइड कर दिया फैक्टर के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या मैं इसको यूं ना लिख लूं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर। क्लियर? देखिए क्या डिफरेंस आया है, पी को एस, एस को पी, और पावर जो है फैक्टर की वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो, बस इतना सा डिफरेंस है। बात क्लियर? yes, अब लास्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद है, और वो लास्ट फार्मूला हमारे पास कौन सा है? ये फर्स्ट फार्मूला कंसीडर कर लें, ये आपके पास सेकंड फार्मूला जो आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं यहीं पर, अगर आप लोग देखें, आप सिंपल इन, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन हो 133 100 10% रेज टू पावर, तो आपके पास आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। क्या देखें, ये 100,000 ही थी हमारे पास स्टार्ट में। क्लियर? अब ये बेसिकली एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट का भी पता है, फ्यूचर वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की, इंटरेस्ट की अमाउंट भी कैलकुलेट की, तो चीजें ना वेरीफाई हो जाती हैं, ये मतलब क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था, तो मतलब हम लोग सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही सही कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक फार्मूला रह गया है, कौन सा? इंटरेस्ट अमाउंट। शाबाश, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा हम इसको डिनोट कर देते हैं सी आई के साथ। सी आई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट। ऑल राइट, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा सिंपल वही फार्मूला कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर माइनस प्रेजेंट।
बेसिक फार्मूला, क्या यही नहीं था इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला? ऐसे ही है ना। अच्छा, यहां पर ये है कि फिर पहले मैं फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करूं और फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगा। भाई आप ऐसा कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वैल्यू दोनों से सेम आनी है कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आता है, आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना उसकी, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो, आपके इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला जाके अप्लाई करना है। तो अब ऐसे देखें भाई, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? माइनस। किसी को कोई एतराज? तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कॉमन आ रही है यहां पर। तो इसको किस तरह से, क्या मैं इसको यूं लिख लूं? पी, इसको कॉमन लिया मैंने। अब देखो इस तरह से ना आपको फार्मूला याद रहता है हमेशा। पी, अब इसको कॉमन लिया तो मैंने ब्रैकेट लगाई। सबसे पहले ये फैक्टर आ जाएगा यहां से, 1 + r⁻⁴ माइनस ये ले, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला आ गया। ये थर्ड फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। अब जरा चेकिंग करें इसकी। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आ रही थी? 33,100। ये देखो 100,000। अब इस बात का ख्याल रखिएगा बेटा, कैलकुलेटर में जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करें तो 2 मरतबा ब्रैकेट आएगा। फ्यूचर वैल्यू के लिए सिंगल टाइम, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 मरतबा ब्रैकेट आएगा, तो क्लोज भी 2 मरतबा ही करना है। अब यहां पर देखिए 1 + 10% रेज टू पावर 3 माइनस 1। अब ये ब्रैकेट क्लोज, तो जैसे इज इक्वल टू किया 33,100। ऑल राइट बेटा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रीवियस लेक्चर में तो हम लोगों ने उसके बेसिक्स को देखा था कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है। आज के लेक्चर में हमने अपने सिलेबस से रेलिवेंट देखा है कि हम लोगों ने इन फ्यूचर इसकी कैलकुलेशन करनी कैसी है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने पास कुछ फार्मूलाज देख लिए हैं। अब इन फार्मूलाज की चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और हम लोगों ने उसका आंसर कैसे करना है। इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है मेरी बुक में से चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। और इसमें अगर आप लोग अब 1 बाय 1 हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आप लोग खुद करें, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा इसके बारे में। आप लोग खुद देखें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और आपके पास फार्मूला कौन सा अप्लाई होना है। अच्छा, मोस्टली बच्चों ने ना मुझे बिल्कुल ठीक ठीक आंसर किया, हालांकि मैंने अभी तक कोई ऐसा सच प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। अब फाइनेंस की खूबसूरती ये है कि पहले क्वेश्चन को समझो, मतलब आपने क्विकली जब तो सोल्यूशन नहीं करना, इसकी एक वर्ड पूरे सोल्यूशन पूरे फार्मूले को बदल के रख देता है। तो इस वजह से क्वेश्चन को गौर से समझो। क्वेश्चन को जब एक मतलब पढ़ो ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मैंने बताना क्या है। सबसे पहले ये चीज देखो, क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया है, फिर आओ ये बताने के लिए मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, फिर फार्मूले की सिलेक्शन करो कि भाई अब इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस चीज का आइडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है। भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है ना 10% पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर क्वेश्चन में कहीं और कोई और जिक्र नहीं है तो, लेकिन अगर रेट के साथ है 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जाके सॉल्व होना है। अब देखिए यहां पे कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹4480 एट 8% पर एनम फॉर 3 years। अब यहां पर हमें पता चल गया कि ये 3 years टाइम 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होगा और मैंने अमाउंट फाइंड करनी है किस पर, 4480, तो ये प्रिंसिपल है और मैंने फ्यूचर की वैल्यू बतानी है। तो बेटा आई इज इक्वल टू पी आर टी का फार्मूला नहीं अप्लाई करना। अब एक चीज,
प्रैक्टिस करते हुए कोशिश करनी है कि कम से कम लिखना पड़े। और आप लोगों ने सिंपली उठाना है अपना कैलकुलेटर। अब फार्मूला आपके जस्ट माइंड में हो कि भाई फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला था प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट। ये साथ में परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है। इवन कि अगर रेट मिसिंग है तो सिर्फ एक्स नहीं लिखना, एक्स परसेंट लिखना है, तब आंसर बिल्कुल सही सही आएगा। क्लियर? एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम 3 ब्रैकेट इज क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। 555.2। तो बेटा ये छोटी बहुत राउंडिंग ऑफ ये चलती है, ये बेसिकली अमाउंट को राउंड ऑफ करके दिया बताया गया। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए। ये इतनी सी एफर्ट थी आप लोगों की। बात क्लियर हो गई? अच्छा जल्दी से मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दें। शाबाश शाबाश। अच्छा बात सुनिएगा बेटा, यहां पे ये सम का वर्ड ये अक्सर बच्चों को ना कंफ्यूज करता है। यहां सम से सिंपली मुराद है एन अमाउंट। वो मेरे पास कभी कहते थे अ सर्टेन सम, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। कभी सम वो फ्यूचर वैल्यू को ले रहा होता है। तो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि बेटा जहां पर सम आ जाए वहां से मुराद फ्यूचर वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं। सम से मुराद एक अमाउंट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी हो सकती है और वो फ्यूचर वैल्यू भी हो सकती है। आपने बाकी इंडिकेशन भी देखनी है कि क्वेश्चन में बाकी इंफॉर्मेशन क्या की बात है। अब क्या कहता है? कहता है अ सम fetched a total simple interest of rupees this। अब सम मतलब एन अमाउंट fetched a total simple interest के एक अमाउंट है और उससे मुझे सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट मिली है वो 4016.25 है, इंटरेस्ट की अमाउंट। अब ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। मतलब कैपिटल आई उसने हमें बता दिया, रेट ऑफ 9% पर एनम। अब ये स्मॉल आर कितने अरसे में, तो कहता है बताओ अमाउंट क्या है, क्या उसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। आई अब देखिए फ्यूचर वैल्यू नहीं गिवन। फ्यूचर अगर सपोज कि ये फ्यूचर वैल्यू होती तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है तो आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब आपने सिंपल इतना करना है 4016 पॉइंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 5 शिफ्ट कैलकुलेशन की इज इक्वल टू, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया 8925। ये इसका आंसर है। कोई मुश्किल चीज? अच्छा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अ सर्टेन सम लेंट आउट। क्या मतलब? मतलब लेंट आउट से मुराद होता है उधार देना। हमने किसी को उधार दिया एक सर्टेन सम, अमाउंट नहीं बताई, और क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट पर दिया एंड ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्ट। अच्छा इन बातों से नहीं परेशान हो जाना यार। फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट को कभी ग्रोथ रेट कह देगा, कभी डिक्लाइनिंग रेट कह देगा, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देगा, कभी किस तरह, मतलब आर की वैल्यू। ओके, इसी तरह से यहां पर भी कोई ऐसी बात कर दे इंटरेस्ट से मुराद इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रू डिस्काउंट है चाहे अनट्रू डिस्काउंट है, इन चक्रों में नहीं पड़ना। ये जस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखो, ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1 year 5% इज ₹21। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहते हैं जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो 21, जो मतलब इंटरेस्ट है जो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कितनी है 21। किस रेट पर, कितने अरसे के लिए? तो कहता है बताओ मैंने उधार कितना दिया था। क्या सिंपल सी बात नहीं है? कैसे जाके सॉल्व करेंगे? 21 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 1। ये देखें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास 420। ये आंसर है। ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
जल्दी जल्दी शाबाश, क्वेश्चन को देखें। a sum of rupees 1600, मतलब an amount of rupees 1600 lent, उधार दी गई at a simple interest rate of 12.5% rate of interest for, अच्छा, per annum will become, तो बेटा 1600 का डबल क्या हो जाएगा? कहता है कि वो 3200 हो गई। कब? कहता है यही तो बताओ कि 3200 कब होगी। अब बेटा देखो, कितने डबल हो जाएगी? क्या उसने इंटरेस्ट का है? इंटरेस्ट अमाउंट नहीं कही, कहते हैं जो मेरी अमाउंट है वो अमाउंट डबल हो जाएगी एट अ रेट ऑफ 12.5%। तो मतलब वो आपको फ्यूचर वैल्यू बता रहा है कि अगर आज आप 1600 रुपए दो तो मैं आपको 3200 रुपए दूंगा। क्लियर? तो बेटा प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू का पता चल चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, टाइम ही तो मिसिंग है। और कौन सा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला? अब बेसिकली आपने दो फार्मूलाज पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसने कहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट से ये मुराद नहीं था बेटा कि इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं, वो कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 12.5%, ये सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, फ्यूचर वैल्यू 3200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए 3200 डायरेक्ट नहीं बताया था, लेकिन बेटा इनडायरेक्ट वे में तो बता दिया था ना, तो आपने वहां पर इनडायरेक्ट वे से इसकी कैलकुलेशन कर लेनी थी। इनटू 1 प्लस 12.5% मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो कि मिसिंग है। ये लो, ये आपके पास टाइम आ गया 8 इयर्स, और आपने टिक कर देना था। क्वेश्चन सॉल्व। मल्टीप्लाइड बाय 2, डबल से मुराद मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर यहीं पे ट्रिपल होता मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 टाइम्स होता मल्टीप्लाइड बाय 4। किसको? ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है। क्लियर? जी, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो रकम देंगे वो हमारी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं होगी, वो इंटरेस्ट अमाउंट होगी। तो 1600 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट भी 1600 देना है। अब ना, ये इजी नहीं है। जो इजी है ना कि भाई 1600 3200 हो जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू लेके चलो। फिर पता है क्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम इंटरेस्ट का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर 1600 इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाइड बाय 12.5% मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तब भी आपके पास आंसर सेम है। लेकिन वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जो चीज गिवन नहीं है हमें वो फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्लियर? आप बिल्कुल सही पहुंचे हो, हर कोई ऐसे नहीं पहुंचता, तो हम लोग जर्नल मेथड समझाते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हो गया डेल्टा आंसर। वाह क्या बात है, बस इतनी सी ग्रोथ चाहिए थी। ओके, अच्छा अब जिन बच्चों से नहीं हुआ ये देखो, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट, पता चल गया भाई आर मिसिंग है। अच्छा आर मिसिंग के लिए भाई मुझे क्या पता मैंने फार्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट के में भी आर आता है, प्रिंसिपल अमाउंट में भी आर आता है, फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले में भी आर आता है। तो क्या कहता है, विल अ सम ऑफ रुपीज 3600 बिकम दिस। क्या समझ आई है? देखो भाई, अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो समझो फाइनेंस हो गए। क्वेश्चन सॉल्व है, कहते हैं यार 3600 4500 बन जाता है, तो क्या मैं कहूंगा 4500 प्रेजेंट वैल्यू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3600 तो 4500 इंटरेस्ट नहीं है, फ्यूचर वैल्यू है। अब देखें तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 900। कैलकुलेट कर, 3600 से 4500 पर गए तो इंटरेस्ट 900 का आ गया ना भाई, नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत, इवन के इंटरेस्ट के फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा। जो चीज गिवन है उसको फॉलो कर। क्लियर? अब प्रेजेंट वैल्यू आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई, टाइम का पता चल गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? क्या आई इज इक्वल टू पीआरटी वाला फार्मूला अप्लाई? नहीं, फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू ही गिवन थी 4500 इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस एक्स परसेंट,
मल्टीप्लाइड बाय, ये हमेशा रूल्स को फॉलो करते हुए लेके चलना, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया 2.5। क्लियर? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है। एक छोटा सा इसमें बस ट्विस्ट है जिसको आप लोगों ने हैंडल करना है। जी, अच्छा, सुने बात, सुने यहां पर आपसे कहता है फाइंड द अमाउंट ऑन 24। ये बेटा प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर मैंने वैल्यू फाइंड करके देनी है। ओके, अच्छा किस तरह? कहता है 9%। ये बात भी सिंपल थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन टाइम, जरूरी नहीं कि टाइम हमेशा इन ईयर्स हो, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि फार्मूले में टाइम इन ईयर्स लिखा जाता है। इन मंथ्स, इन डेज टाइम हो सकता है, लेकिन फार्मूले के अंदर जब आपने टाइम लिखना है तो उसको कन्वर्ट करना है इन ईयर्स में। ऑल राइट, अब देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में ईयर्स था, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हम मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम गिवन होता था वही लिखते थे। लेकिन आज कहते हैं 3 साल 5 माह 15 दिन, अब आपने टाइम को कन्वर्ट करना है। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो बेटा अगर यहाँ पे 15 डेज ना होते ना, यहाँ पे होते 10 डेज, यहाँ पे होते 22 डेज, मतलब 15 के अलावा कोई भी और डेज होते, मैं सारे टाइम ड्यूरेशन को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर, अगर 15 के अलावा कोई और नंबर ऑफ डेज होते, मैं टोटल टाइम ड्यूरेशन को इन डेज जाके कन्वर्ट करता। लेकिन यहाँ पे 15 डेज है तो मतलब हाफ मंथ, वो मेरे लिए इजी था क्या 15 डेज मींस दैट हाफ मंथ, तो 5 मंथ्स प्लस हाफ मंथ इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। ऐसा ही है ना, मैं सारे टाइम ड्यूरेशन को इन मंथ्स कन्वर्ट करूंगा। तो देखें 3 साल में कितने मंथ्स आ जाए? 36, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस हाफ 41.5। तो आपने मल्टीप्लाइड बाय 41.5 नहीं करना, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाइड बाय 41.5 कर दिया तो 41.5 साल के लिए कैलकुलेशन करके दे देगा। तो अब आपने इसको इन ईयर्स कन्वर्ट करना है, तो जब मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं? तो डिवाइडेड बाय 12, ये है आपके पास टाइम। ये बात समझ आ गई है? तो इसकी कैलकुलेशन के लिए देखें, 2400 इंटू 1+9% मल्टीप्लाइड बाय 41.5, ये फ्रैक्शन आ गई, 12 इज इक्वल टू 3147, 3147। ये बात क्लियर? अब अगर सपोज इंटरेस्ट भी पूछ रहा है तो इंटरेस्ट कितना? 2400, इसमें से 2400 लेस कर दो, तो ये लो, ये इंटरेस्ट आ गया 747 का। बात क्लियर हो गई? लेकिन यहां पर ये चीज स्किप कर दो। फाइंड द अमाउंट ऑन ₹2400 फॉर 3 years 5 months 15 days एट द रेट ऑफ 9%, एंड अमाउंट इज 314। आई होप कि आप मेरी बात को पिक कर चुके हैं कि बेटा अगर कहीं पर टाइम इन मंथ्स हो तो आपने उसको इन ईयर्स कन्वर्ट करना है। मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स। और अगर डेज हो तो डेज, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। ओके, तो वो इन ईयर्स कन्वर्ट हो, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। क्लियर हो गई बात? चले अब जल्दी से मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दें। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें ना तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। अब देखा गया कि भाई आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट बतानी है। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा, वो फार्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब आई की वैल्यू बतानी है किस पर, कितने डेज के लिए। अब एक तो बात ये आ गई कि इन डेज है, दूसरी बात
आपको जो रेट की परसेंटेज गिवन है वो कुछ इस तरह से है। अब ये कंफ्यूजिंग है बेटा, एक तो फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, लेकिन एक होती है कि ये देखिए ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह होती है एक फ्रैक्शन। अच्छा, इसके लिए क्या रूल होता है कि भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 4 और 24, जो प्रोडक्ट आ जाए इसके साथ ऐड कर दो, तो आंसर 6 4 और 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27 बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये जाके अप्लाई कर दो। ओके, अच्छा दूसरा मेथड सुनो, अभी सुने, एक मेथड यही है कि हम लोग जाके ये देखें 73,000 मल्टीप्लाइड बाय 27/4 और यहां पर परसेंटेज का साइन। अब ये ख्याल रखना है कि 4 के साथ परसेंटेज ना आ जाए, 4 के बाद राइट एरो फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 65 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, एस डी की प्रेस कर दो 877.5, ये देखो ये आंसर आ गया। अच्छा, एक मेथड है ये कि आपने इसको कन्वर्ट करना होता है इस किस्म की फ्रैक्शंस को, कि अगर इसके इस तरह का आपके पास आंसर है तो 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 के साथ ऐड हो जाएगा, तो टोटल आंसर 27 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और आप लोग जाके लिख दो। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है कि आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, 3/4 इज इक्वल टू, अब उसने 3/4 ही दिया, यहां पर देखो क्या 0.75, अब ये इससे पहले क्या था, तो इसके साथ ऐड कर दो, 6 में ये चीज ऐड कर दो, तो क्या आंसर बन जाएगा, बेसिकली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था। सर ऐसे भी तो कैलकुलेटर में लिख के आ ही जाता है, तो 27 मीनिंग तो सेम ही है, अब मैं परसेंटेज को तो नहीं चेंज कर रहा ना, 4.5 तो आपको फ्रैक्शन में ये वाली फ्रैक्शन ऑन करनी Yes, sir. पड़ती है। ये वाली। हाँ, तो ये वाली फ्रैक्शन जाके ऑन करेंगे तब आएगा। अच्छा, आपको ये बात समझ आ गई कि अक्सर ऐसा होता रहता है, इसको यूं भी लिख देता है। अब इससे मुराद है बेसिकली 6 पॉइंट, अब अगर ये 3/4 है ऐसा भी हो जाता है 6 इंटू 2/3, तो इससे मुराद होता है 6.66%। क्लियर, तो आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके इससे पहले जो वैल्यू हो उसमें ऐड कर दिया, ऑल राइट। टाइम को मंथ्स में कन्वर्ट किया था, उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, क्योंकि बेटा 15 डेज मुझे पता है इज इक्वल टू हाफ मंथ। अब ईयर्स बेटा बाद में मैंने ईयर्स में ही कन्वर्ट किया था, लेकिन उससे पहले मंथ्स कैलकुलेट कर लो सबके, उन मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करो, पूरे टाइम ड्यूरेशन के मंथ्स कैलकुलेट कर लो, मंथ्स को आपने फार्मूले में हमेशा टाइम इन ईयर्स लिखना है, तो वो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए तो डिवाइडेड बाय 12 किया था। अब अगर आप देखें 41.5 डिवाइडेड बाय 12 बेसिकली 3.45833 ईयर्स बनते हैं। तो देखो 3 साल तो उसने कह दिए थे, चौथा साल चल रहा था, तो चौथा साल कितना, अब वो आगे डेसिमल में है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, जहां पर आपके पास डेसिमल इनफाइनाइट सीरीज चल पड़े आपने वहां पर वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है, ओके, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर में डेविएशन आ जानी है, तो इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करके 3.4 समथिंग नहीं लिखते, हम इसको 41.5 डिवाइडेड बाय 12 लिखेंगे। अब यहां पर डेज थे तो डिवाइडेड बाय 365। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अच्छा बेटा, मेरी बुक में फर्स्ट 100 क्वेश्चन सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के हैं, फर्स्ट 100 क्वेश्चन सिंपल 101 क्वेश्चन से लेकर ऑनवर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है ना, फर्स्ट 20 क्वेश्चन आज आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, 7 तो कर लिया हम लोगों ने,
वो आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व करने हैं, एंड 101 से लेकर 120 तक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द ऑन फॉर 3 years 10% पर एनम कंपाउंडेड। अब देखो लिखा हुआ है ना, मतलब कंपाउंड। अब अगर ये बात ना लिखी हुई होती और यहाँ पे होता फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट बन जाता। क्लियर? अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या था, अब डबल ब्रैकेट्स, उसके बाद 1 + 10% रेज टू पावर टाइम -1 एंड द वैल्यू इज 3972। ये रहा आंसर। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं आता तो परेशान नहीं हो जाना, आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 12,000 इंटू 1 + 10। अब देखिए ये एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला ज्यादा इजी है। रेज टू पावर 3, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। इसमें से जाकर प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो 3972, आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। क्लियर? 1 और 2 देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट ये फाइंड कर लेंगे आप लोग। अच्छा यहां पे आए, इन व्हाट टाइम विल रुपीज दिस अमाउंट टू दिस। अच्छा ये बात याद रखिएगा बेटा, अमाउंट टू के वर्ड के बाद हमेशा फ्यूचर वैल्यू होगी। अमाउंट टू के वर्ड के बाद और उससे पहले प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? तो प्रिंसिपल फ्यूचर गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, टाइम पूछ लिया। अब सिचुएशन सेम होती है, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा कि पहले सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला थे और अब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या जाके इसको लिख लेंगे, 1331 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 + 10% रेज टू पावर x। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 years, तो जाके ये देखें 3 को टिक कर लेंगे। ऑलराइट, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, फार्मूलाज का पता चल गया है, एक ट्रैक का आपको पता चल गया है कि आपने किस ट्रैक के ऊपर चलना है। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के और फर्स्ट 20 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के, या उनमें से 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं, रिमेनिंग 30 क्वेश्चन आपके रह गए। तो ये आप लोगों के होम असाइनमेंट के तौर पर है और आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे मजीद चीजें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।